गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो टीचर्स एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि टीचर्स एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है प्रथम प्रश्न पत्र में और यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 और 24 के लिए, या इवन कहिए 2024, 25, 26 जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक लिए आपको प्रोवाइड क्या कर रही है, 2014 से लेकर 2023 तक के जितने भी यूनिट्स हैं, जो 10 यूनिट है, उसकी व्याख्यात्मक हल जो हम लोग के द्वारा की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां से, तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये वाला जो पार्ट है, जो पर्यावरण वाला पार्ट है, ये मैं आपको करवा रहा हूं। मतलब मैं यहां पे सूर्यांक सर और आपको पढ़ा रहा हूं इन्वायरमेंट वाला पार्ट। ठीक है। गुड मॉर्निंग जितने लोग भी जुड़ रहे हो। अब यहां से ही अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 7 है। जो न्यू स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, यहां से 6 नंबर तक पार्ट हम कर चुके हैं। आप जा करके उसको इसी टीचर्स एकेडमी पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको नमस्कार, सबको नमस्कार और सबको मोस्ट वेलकम भाई। जो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डेफिनेटली है डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सब से फायदा हो रहा होगा। ठीक है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज आप भी क्या करिए, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को जो हमारा चल रहा है, इसको आप और लोग को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। बस आपसे और हम कुछ नहीं मांगते, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और अगर जिनको लगता है कि और डिटेल से हमें पढ़ना है, और डिटेल से अगर पढ़ना है, तो यहां पे आप चाहें तो 5 PM पर हर सैटरडे को, शनिवार को ही शनिवार को यहां पर एक मैराथन क्लास होती है 5 बजे से, आप देख सकते हो। उसके अलावा और डिटेल जिनको पढ़ना है तो चाहे तो यहाँ पे 999 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हो और उसे भी अपने कोर्स को 10 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। चले, बिल्कुल सबको फायदा हो रहा है, ऑब्वियस है। क्योंकि देखिए, ये जो पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ये जो पार्ट यहाँ से करवाया जा रहा है, ये हल करवाया जा रहा है, ये मैंने शुरू किया है। ठीक है। टीचर अभी जितने भी अगर आप देखोगे यूट्यूब पे कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है, और टीचर्स एकेडमी पे भी टीम जो हमारी है, एक बैठ करके आइडियाज शेयर हो रहे थे। फिर ये हुआ कि यहाँ पर क्या किया जाए, मैं दिया कि यहाँ से 2014 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस करवाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स की वहाँ पे डिमांड होती है और कंफ्यूज होता है कहाँ से करें कहाँ से ना करें। ठीक है। क्योंकि बुक में, हर एक बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें आपको दी होती है। ठीक है। चलो, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग पार्वती जी, अंजलि पाठक जी, रुचि जी, जयश्री जी, सबको गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, आज से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है ये 2020 का क्वेश्चन। कल भी मैंने करवाया था 2020 का क्वेश्चन। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है, ये है कब का, ये जून का है, जून 2020 का क्वेश्चन है। ठीक। और यहां से ही आप देखोगे 2019 से या इसके पहले के उसने लेवल कैसे बढ़ा दिया है। ठीक। क्वेश्चन कठिन हो गए हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेश के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। और एक इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है, जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जो लोग भी पेड एडमिशन लिए हुए हैं, जिनका पेड बैच है, उस पेड बैच में अब 2 क्लासेस आपकी होनी है। कल जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके जो भी शिकायतें थी यूजीसी नेट के लिए, वहां मैं दूर कर दूंगा। तो यहां पर अब आपको इन्फी मैम की क्लास भी, यहां पे कंप्यूटर साइंस वाली जो आईसीटी वाली है, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा शिवम सर की भी क्लास आपको होती है, और 2 क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है। 2 क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। जब इनके खत्म होंगे तो मैं भी अपना कोर्स खत्म करूंगा, बाकी जितने यूनिट्स है टीचर्स के वो भी अपना खत्म करेंगे। ठीक है। चलें स्टार्ट करिए। बताइए भाई आप सब। यहां से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेश के सही अवरोही क्रम को पहचान करना है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। कौन सा आंसर होगा यहां पर, जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए, यहां पे अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब इसको हम यहां पे कर रहे हैं इन वाले पार्ट में, यहां से आपसे पूछा क्या क्या है, वार्षिक उत्सर्जन के अवरोही क्रम में पूछे हैं। अवरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपसे पूछा है
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे अधिक और सबसे कम कौन। जब हम यहाँ पे बात करें, आप इनकी बात करें, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि इसमें सबसे पॉपुलेटेड कंट्री की बात करेंगे तो इसमें आएगा कौन सा है, चाइना, और इसी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, ऊपर से क्या है, विकासशील देश है। जब विकासशील देश होंगे तो अपना विकास करने के लिए या तो लकड़ी या तो कोयला या तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करेंगे ही करेंगे। तकनीकी कमी होगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे उत्सर्जन अधिक होगा। तो सबसे पहले हम किस पे आएंगे, एशिया पे आएंगे। तो यहाँ पे हम अगर देखें दो ऑप्शन है, एक तो डी वाला यहाँ से पहला ऑप्शन में है, यहाँ डी वाला पहला ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में क्या है, बी है, और एक ऑप्शन में यहाँ भी हम देखें बी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से हम आ गए, अब आते हैं एशिया की जो कंट्री है। चाहे हम बात करें एशिया की जो कंट्री, दो बड़ी कंट्रियां हैं, एक इंडिया हो गई, एक चाइना हो गई। अब इसके बाद इसके पहले की भी कंट्री देखा जाए कौन बड़ी है, तो इन सब में जब बड़ी कंट्री में आप ढूंढ, बड़ी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ अफ्रीकन यूनियन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी कंट्री में आए जिसके पास यहाँ पे क्या है, तकनीकी भी है, तकनीकी है इसकी, और बड़ा देश है, पॉपुलेटेड भी है। तो यहां से एक हम बात करेंगे इसकी, उत्तरी अमेरिका की। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ये, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये। ठीक है, इस वाले में तो यहाँ दोनों हम देख सकते हैं बीडी है, और दोनों में क्या देख सकते हैं, बीडी है। ठीक है, अब इसके बाद दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा कि इसके बाद जो कंट्री आती है वो कौन सी आएगी, यूरोप वाली है। ठीक, तो यहाँ पे कौन है, सी। और फिर इसके बाद जितने भी अफ्रीकी कंट्री हैं, जो कि अब आपको लग रहा होगा कि अफ्रीकी कंट्री तो गरीब है, गरीब तो है, इनके पास संसाधन भी है, लेकिन संसाधनों का यूटिलाइज करने का इनके पास तकनीकी कम है, इसलिए नहीं कर पाते। कोयले का भंडार भी है, पेट्रोलियम भी है, गोल्ड भी है, हीरा भी है, सब कुछ है, पर तकनीकी कमी है, बस इतनी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ए वाला क्या है, सबसे लास्ट में होगा। तो अपने आंसर क्या होगा यहाँ से, दूसरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं एमडीजीज में, विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो अचीवमेंट हमें लाना है, तो उसके अंतर्गत कौन सा प्रोग्राम कम्युनिकेशन के लिए खास कर लाया गया। तो ये देखा जाए तो आपके सिलेबस से ही है, आप उसको देखोगे तो अपना सिलेबस वाला ही आप उसको टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर प्लीज आप लोग डाल के आंसर करिए, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं आप सब क्वेश्चन नंबर डाल के इस पे आंसर करिए प्लीज। चलिए, सूचना और संचार, कृत्रिम प्रज्ञा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या ठोस अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, विच इज। तो जब आप डियर स्टूडेंट्स एमडीजीज के पूरे प्रोग्राम आप पढ़ रहे होगे, जब एमडीजीज के पूरे प्रोग्राम आप पढ़ रहे होगे, तो इसी में अगर आप जाएंगे तो कहता है कि सबका साथ और सबका विकास चाहिए। सबका साथ चाहिए, तो सबका साथ कब चाहिए, मैं यहाँ पे मोदी जी को कोट करूंगा, सबका साथ अगर आपको चाहिए तो अब ऑब्वियस है आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब कम्युनिकेट करेंगे आप, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जैसे एग्जांपल लो मैं यहाँ से, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये प्रयागराज है, चाहे आप लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे झांसी हो। ठीक है, अब इनमें से बैठे हुए लोग को अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो ऑब्वियस है, आज सोच सकते हैं आपके मोबाइल फोन इंटरनेट का कितना बड़ा जमा हो चुका है। इसके अलावा भारत देश के अन्य राज्यों में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें, जैसा कि आपने G20 देखा है, या इसकी इंपॉर्टेंस आपने सबसे बेहतर कहाँ देखी होगी, सबसे बेहतर देखा है कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में देखा है, और आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह से बैठ करके, वो क्या है, ICT का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, सूचना और संचार को लेंगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ये सोचिए ये संकल्पना कब आई थी, ये संकल्पना लाई गई थी सन 2000 में लाई गई थी, और कब तक के लिए, 2015 तक के लिए। सोचिए तब की तकनीकी है, ऑब्वियस है तब तक इंटरनेट आ चुका था, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे यूज नहीं हो रहा था। ठीक है, चले आगे देखा जाए। फिर इसमें से आपको क्वेश्चन बताना है, प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है। द ग्लोबल एमिशन बाय वेट ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, किस केस में होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बताना है आप लोग को। ठीक है, वैश्विक स्तर पे सबसे अधिक करवानी है, तो कौन सा हो सकता है आंसर, यहाँ पे जल्दी से बताइए आप सब।
चले क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम जब होती है तो जो पुराने आप आंसर दिए होते हो वो फिर क्या होता है, वो लेट से आता है आंसर, तो फिर पता चला कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, थ्री का डी आंसर आ रहा है बहुत लोग का। यहाँ से देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ से आंसर की बात किया जाए तो ये वाले अगर पोर्शन में देखें तो बिल्कुल सही है। अब अगर बात किया जाए जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूशन को भी आप देखते हो यहाँ पे मापक के तौर पे, यहाँ पे अगर हम देखें जो मापक के तौर पे हम गैस को लेते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं, गैस को लेते हैं, वो इसी को लेते हैं CO2 को। एक तो प्रदूषक गैस हुई, दूसरी अगर हम बात करें यहीं से प्रदूषण के अलावा और अगर हम बात करें तो यहाँ से, तो इसी में जब आप देखोगे कि CO2 की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि ये क्या करती है, ताप बढ़ाने का काम करती है, पृथ्वी के ताप को बढ़ाने का। लेकिन एक अमाउंट तक क्या है, एक अमाउंट अगर इसकी है, या अगर हम बात करें इसका जो प्रतिशत है ये कितना है 0.0033, और कहीं आप पढ़ोगे ये संख्या चेंज करके कहीं 4 लिखा होगा, कहीं 6 लिखा होगा। तो जब तक ये संख्या इतनी है तब तक पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हमारे जीने के लिए तो ठीक ठाक बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मानव प्रतिक्रिया के द्वारा इसका जो अमाउंट है बढ़ना शुरू हो गया तो ये क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग गैस कहलाना स्टार्ट कर दी। ठीक, उसके अलावा आप मेथेन गैस को देखोगे जिसको हम CH4 बोलते हैं, तो CH4 अगर मेथेन की बात किया जाए तो ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस की तरह ही काम करती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कहाँ कहाँ से मिलती है उस पर डिपेंड करता है। इसी की अगर बात करें तो एक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसका ये मेन कंपोनेंट होता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें जिसको हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को दोनों अगर मनुष्य सांस में ले ले तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य की जो हीमोग्लोबिन है उससे सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया करती है और मनुष्य की मौत हो जाती है। जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं और इससे अगर हम क्या करें, एसिड बनाएं HNO3, तो ये क्या करता है, एसिड रेन की तरह काम करता है। ठीक है, एसिड की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यहाँ से पहले इसका उत्तर कह रहा हूँ मैं, इसमें ऑप्शंस में देख लूँ, है ना, है तो मैच लिस्ट विथ फर्स्ट एंड सेकेंड विच कंटेन वाटर पोल्यूटेंट एंड देयर रिसोर्सेस। सूची 1 दिया हुआ है इधर और यहाँ पे सूची 2 दी है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। बस 1 मिनट से नाइट राइट, 1 मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। नहीं, हेलो, तो चेंज हो गया, देखिए आपको दिख रहा है, बताइएगा आप सब। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड विच कंटेन वाटर पोल्यूटेंट एंड दिस। सूची 1 दिया हुआ है जल प्रदूषक, अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय, दूसरा है पादप पोषक तत्व, तीसरा है अम्ल एसिड, चौथा है पॉलीक्लोरेटेड बायोफेनाइल PCBs। ये कल हमारे क्वेश्चन में था। फिर यहां से बात किया जाए सूची 2 की बात करें तो खान अपवाहन माइन ड्रेन्स, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय मॉडरेट वॉशिंग एंड पाउडर, एंड थर्ड वाला है अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाठस्थल। फिर है चौथा पेपर मिल्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। यहां से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप सब देख लो जल्दी से, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप सब। पहले आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। जिनका अगर सही होता है तो आप क्या करिए, A B C D का कौन कौन सा है, आप यहाँ पे चाहे नंबर लिख करके भी आप इसको डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, या अभी मैं यहाँ पे आपको ओपन कर दूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस है इस पे ही स्क्रीन पे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से देखें तो A का चौथा, A का चौथा, A का चौथा, A का चौथा, B का तीसरा है, B का फर्स्ट है, B का सेकेंड है, B का थर्ड है, C का थर्ड सेकेंड, C फिर यहाँ C का थर्ड, C का फर्स्ट, C का फर्स्ट, D का फर्स्ट, D का सेकेंड, D का थर्ड एंड D का 2। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से देख करके इसको आप आराम से कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जब अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपसे पूछा है पहली सूची में और दूसरी सूची में आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां से ध्यान देते हैं, आपसे पहले में पूछा गया है कि यहाँ पे जल प्रदूषक है और अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जो जलाशय हैं,
जब अधिक यहां से मांग करेगा, अधिक मांग करेगा तो क्या खान अपवहन की बात किया जाए, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और किसी अपक्षय की बात किया जाए, फिर यहाँ से अपशिष्ट भस्मीकरण की बात किया जाए, और एक आता है पेपर मिल प्रसंस्करण की बात करते हैं। तो यहाँ से इन क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा गया है। जब अगर हम बात करते हैं यहाँ से अधिक मांग करने वाले ऑक्सीजन की, इसके देखें तो जो कहता है कि एक पार्ट बात करता है जिसको कहता है बीओडी और एक पार्ट करता है इसको सीओडी वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब इसी में अगर देखा जाए तो कहता है कि कार्बनिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, उनकी मात्रा जल में अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ से शैवाल क्या करेंगे, इनको सड़ाने गलाने का काम करना स्टार्ट करेंगे। जब इन सब में आप उठाकर देखोगे तो हमारा एक ऐसा पेपर मिल है और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होती हैं जो कि पानी में अगर ये कार्बनिक मटेरियल्स ज़्यादा, ऑब्वियस है जो पेपर बनाए जाते हैं वो सड़ाए गलाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी मात्रा कहीं ना कहीं जल में रह जाती है। जब जल में रह जाएगी तो कार्बनिक मटेरियल आएंगे और उनको सड़ाने गलाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, शैवाल कर रहा है। जब शैवाल करेगा तो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब आप इसको मैच करवा रहे होगे तो इस वाले में फर्स्ट, यहाँ पे ए वाले में हमारा क्या होगा, चौथा वाला आएगा, ठीक। फिर अगर देखा जाए पादप पोषक तत्वों की अगर हम यहां से बात करें इसमें अगर हम बात करें तो यहां से खाद्य अपवहन, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और किसी अपक्षय, अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन। जब यहां से देखिए पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब एक आता है अम्ल एसिड, यहां से देखा जाए एक आता है पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनॉल। जब हम देखें पादप पोषक तत्वों की बात किया जाए, यहां से खान अपवहन तो ये नहीं, यहां से नहीं, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और किसी, तो यहां से जो आधुनिक वॉशिंग पाउडर है इस पे अगर आप देखोगे, आपको चाहे प्रैक्टिकल कर लेना, जब आप प्रैक्टिकल करने पे आओगे, जो पेड़ पौधा या घर में गमला होगा उसमें क्या करो, जो पानी ले लो और पानी के साथ वॉशिंग पाउडर लेकर उसे घोल दो। घोलने के बाद आप क्या करो, उसको उसमें पोर कर दीजिए। उसमें पोर कर देंगे, आप देखेंगे कुछ समय बाद ये क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में यहाँ से आधुनिक वॉशिंग पाउडर और किसी अपक्षय, जो मॉडर्न वॉशिंग पाउडर एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, मतलब कि क्या होती है, उनको जो कृषि क्षेत्र उनको भी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। और रसायन तत्व अगर हमने उसमें डाल रखा है जो उसके अपशिष्ट आते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाले का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, बी वाले का सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं अम्ल एसिड की बात किया जाए। जब हम लोग बात करते हैं अम्ल एसिड में, यहाँ से तो अम्ल एसिड की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखें खान अपॉन माइन ड्रेनेज, जो माइन ड्रेनेज है, जो इनसे निकला हुआ जो अपशिष्ट है, यहाँ से जो अपशिष्ट है, इस अपशिष्ट के आप क्या करें, इसमें अगर जल या वर्षा का जल अगर मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ये एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ से हम सी की बात किया जाए तो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा। एक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डी वाला, पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनॉल। अगर आप देखोगे जो पार्ट नंबर 6 हम कर रहे थे उसमें एक अकेला क्वेश्चन ये आया था, पूछा गया था इससे कि ये प्रदूषक कहाँ मिलता है। तो इन प्रदूषक की अगर हम बात करते हैं यहाँ से डी वाले की, तो यहाँ से देखिए आधुनिक डी वाले की अगर बात किया जाए, किससे मैच नहीं किया है मैंने अभी, ये हो गया है, ये हो गया, हाँ, यहाँ से आधुनिक अपशिष्ट, ये है अपशिष्ट भस्मीकरण, मुझे लगा यहाँ फर्स्ट लिखा है तो मैंने फर्स्ट तो मैच नहीं कराया, ठीक है। अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल, कल हमने देखा था कि इसके लिए पूछा गया तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शंस पूछा था कौन सा नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, आपको अगर याद होगा, अगर नहीं याद है कल का भी देख लीजिएगा। आज की अगर बात करें तो ये अपशिष्ट भस्मीकरण, जो अपशिष्ट होते हैं अगर उनको हम जलाते हैं, उनका निस्तारण अगर ढंग से नहीं करते हैं, तब यहाँ पे ये जो पॉलीक्लोरेटेड बाइफेनॉल है ये बचे रह जाते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शंस अलग अलग कल थे, आप उनको देख लीजिएगा। तो अपने आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ से ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का फर्स्ट था और डी का थर्ड, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यहाँ से अगला है प्रणाली निम्नलिखित में से, ये तो आपके आईसीटी का पार्ट है, ये मैम करवाएंगे आपको, ये गलती से आ गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से लेकर 2015 के बीच 5 वर्ष
से कम आयु बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी प्रतिशत थी? आधी, 2/3, 3/4, 1/3। इसका आंसर आप सबको बताना है। ठीक है, सुप्रभात भाई, सबको नमस्कार। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सबको नमस्कार, सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। जितने लोग अभी जुड़ रहे हो आप इसका आंसर करिए आप सब यहां से। तो शताब्दी विकास लक्ष्यों के तहत 4 में जो दिया गया है, यहां से पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए आंसर करिए। आई होप कि आप सब इसको सही कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको अगली बार जब इसको मैं एसडीजीज एमडीजी अच्छे से पढ़ा रहा हूँगा तब आप मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहे होंगे अच्छे से, और उसको पूरी डॉक्यूमेंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से बताइए इसको। सिक्स का सी बहुत आंसर आ रहे हैं लोग के। देखो यहां याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, शताब्दी विकास लक्ष्यों के तहत 4 में 1990 से बीच 5 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों की हम किसी बाल मृत्यु दर की बात करते हैं, तो यहां पे इसकी बात किया जाए तो ये 2/3 है। कितना है? 2/3। कभी कभी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहां से 66 लगभग 67 या 66% लगभग आएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, जब मैं पूरा एमडीजीज आपको पढ़ाऊंगा यहीं पे यूट्यूब पे, एमडीजीज के पूरे डॉक्यूमेंट्स में पढ़ाऊंगा, 300 से 400 पेज का है, वो आपको पढ़ना नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा 2-4 पेज का होगा, उसी आप पढ़ लोगे, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, यहाँ से 2020 से क्वेश्चन अंदर घुस के पूछना स्टार्ट किया गवर्नमेंट एग्जामिनर ने। ये डेफिनेटली है, जब ये क्वेश्चन आया होगा बच्चों को हवा भी नहीं लगेगी कि ये आया कहाँ से है। जब इसके आप 400-500 पेज के डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तब वहां से लगेगा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब 1 मिनट रुके रहिए, मैं इसको ऊपर कर दूं तब आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको बताना है, एक तरफ क्या है, लिस्ट 1 है, उत्सर्जित प्रदूषक है, और एक तरफ क्या है, यहाँ से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, ये यहाँ पे तत्व दिए गए हैं। इधर जो मैच करवाना है, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एसिड अम्ल वर्षा का निर्माण होता है, विषैले तथा कैंसर कारक पदार्थ बनते हैं, विषैले तथा श्वसन संबंधी रोग का कारण बनते हैं, एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तापमान क्यों बढ़ाता है। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, इसको आराम से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली बता रहा हूं इसके आंसर को आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, जब इसके आंसर की आप बात करेंगे यहां से, तो इस पे अगर देखोगे तो ये मैच करवाना है। अब ये चीज वहीं पे लगी होती ज्यादा अच्छा था, मैं अब कल से कोशिश करूंगा कि इसको वहां लगवा पाऊं। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है ना, कंटेंट फिर छोटा बहुत होने लगता है तो आपको दिखता नहीं होगा। फिलहाल आप अभी कर लो, फिर जिनको लगता है आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो, ए का कौन सा, बी का कौन सा, सी का कौन सा, डी का कौन सा, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। बताइए आप लोग, इसको सोच के एकदम करिएगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। इसलिए 2020 क्वेश्चन बहुत आराम से करवाने पड़ने, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट पक्का होना है, बहुत आराम से करिएगा। एकदम सोच के करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब आप देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल आप सोच के करिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं वो करके देखिए आप। जब अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने गैस सुनी है, कार्बन डाइऑक्साइड सुन रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक ही विचार आपके दिमाग में आना चाहिए, एक विचार आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इन सब में से गैस क्या करती होगी। तो आप सब जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्या करती, वैश्विक तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। क्या करती है, वैश्विक तापमान को ये बढ़ाती है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ से चौथा ये मैच करना चाहिए, फर्स्ट का चौथा। अब जब आप आंसर पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सब में क्या है, फर्स्ट का चौथा ये है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर इसके बाद आप जब फिर आगे बढ़ोगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे
कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, यहां से मैच करवाने की कोशिश करिए। रुचि जी ने ए का चौथा बताया है, बी का थर्ड बताया, सी का फर्स्ट और डी का फर्स्ट सेकंड बताया हुआ है। बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, तब समझ में आएगा कि हाँ और लोग का भी सही हो रहा है। बताइए भाई। अब देखिए, जब हम लोग ने बात किया कार्बन मोनोऑक्साइड की, अभी भी बताया है कि हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, अगर ये रिएक्ट करेगा तो विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का ये कारण बनता है। हमारे इसमें अगर सांस में जाता है तो क्या करेगा, विषैला तथा श्वसन संबंधी रोग लाएगा। और अगर हम लोग हीमोग्लोबिन से क्या करें, प्रतिक्रिया बहुत तेजी से करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना बी का थर्ड हो जाएगा। अब आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और बेंजीन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मैंने आप सबको अच्छे से पढ़ा रखा है कि ये क्या करता है, यहाँ पे अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अगर आपने पढ़े हैं तो यहाँ सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब ये बच्चा बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स, तो ये क्या है, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन मतलब यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन साथ में लगे होते हैं, जैसे मिट्टी के तेल अगर बात करें, पेट्रोल की बात करें, इन सब की बात करें, ये विषैले तथा कैंसर कारक पदार्थ बनाते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसमें आंसर की बात किया जाए तो जिनका है ए का चौथा होगा उनका सही होगा, और यहाँ से बी का थर्ड वाला सही होगा, और यहाँ से देखा जाए तो सी का फर्स्ट वाला सही होगा, और डी वाला सेकेंड वाला सही होगा, और डी वाला क्या होगा, सेकेंड वाला सही होगा। अब जिनका है मैच करवा लीजिए। अब जैसे कि ऊपर इनका आया था ए का चौथा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, बिल्कुल सही है रुचि जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। सबसे पहले आंसर मैं अच्छा आपने दिया था, बिल्कुल बहुत अच्छे, मैं देख लेता हूँ आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है, चले गुड। यहाँ पे पार्वती रॉय जी आपने आंसर किया है, बहुत अच्छे। और जयश्री वर्मा जी ने भी किया था, रुचि जी ने भी किया था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी हाँ पार्वती जी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देशों, देखिए कितने लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1 घंटे में स्क्रीन पे पढ़ना करना है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। देशों के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित का योगदान के अवरोही क्रम में सही क्रम की पहचान करना है। अब ये क्वेश्चन कल था, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बिल्कुल कर लेंगे। यूएसए, चीन, रूस, भारत, जापान, इसमें से बताना है कौन सा होगा, हमने कल पढ़ा हुआ है। आप इसका आंसर, मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है, मैं आशा करता हूं इसका आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल बताइए जल्दी से यहाँ पे। चलिए बताइए आप सब जल्दी से। तो कल हम लोग जब कर रहे थे तो आप में से शायद आप रुचि जी आपने ही शायद आंसर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे अग्रणी हमने किसको बना दिया था, चीन को बनाया हुआ था। यहाँ पे सबसे अग्रणी चीन होगा, तो सबसे अग्रणी अगर हम चीन को कर दें तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमको दिख रहा है बी और ए। तो यहाँ पे ए वाले की बात किया जाए, इसके बाद कौन होगा, यूएसए होगा। फिर इन दोनों इसमें देखा जाए तो ये कौन सा है, डी वाला। तो थर्ड नंबर के पे कौन सा है, भारत देश है। अब आते हैं जापान और रूस की बात करते हैं। जब जापान और रूस की अगर हम बात करें तो इनमें से अग्रणी भाई कौन हो जाएगा, इसमें से देखा जाए तो अग्रणी की बात करें तो इसमें रसिया और जापान में, तो आप देखोगे इसमें कौन है, सी वाले हैं। तो इसमें से ये, तो ऑप्शन अपना कौन होगा, यहाँ से सी, और ये कौन है, ई। ये क्या मिलेगा आपको, लिस्ट मिलती है जब, और इसकी ये कहाँ से आता है, ये करंट से पार्ट से आता है। और जब हम लोग क्या करेंगे, आपका एग्जाम 20 से 21 दिन बचा होगा, ये चीज़ें आप एक बार टीचर्स अकेडमी पे जरूर बने रहिएगा। इन सब सारी चीज़ों को मैं अपडेट करवाऊंगा। हो सकता है कि यही का यही रहे, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए, दूसरा उसका क्या है, तर्क है। ये है तर्क की अगर बात किया जाए, आर अभिकथन और आर अपेक्षाओं, कहाँ है यार, कहाँ से स्टार्ट, 1 मिनट रुक जाइए। आर अभिकथन ए, उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्य कुशलता पर प्रचलन के लिए निर्मित की जा सकती है। इसका कारण क्या है, आर है
पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अधिकतम प्राचुकलों पर निर्भर करता है। मतलब द एफिशिएंसी ऑफ विंड माइल डिपेंड्स ऑन इट्स डिजाइन पैरामीटर्स। ठीक है, यहां से बताना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं फिर बोल दूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से आते हैं, रिसर्च से आते हैं। आप अगर बुक पढ़ोगे, बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इसकी नोट्स बना लेनी है, इसको याद कर लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो फिर जो भी मन करे वो क्वेश्चन का आंसर अपनी पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ इस पे करके आप पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबके डेटा हम याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबके डेटा याद नहीं किया जा सकता है कि किसकी कार्यकुशलता कितनी अधिक है। देखो, अब यहां से असेसन रीजन पे जाएंगे। जो आयोग ने आंसर माना था, जो आयोग ने आंसर क्या माना है, ठीक, आयोग ने आंसर माना है। अभी पहले दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं। कोई पवन चक्की की अगर बात करें, कोई पवन चक्की 60% 65% की कार्यकुशलता क्षमता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। अब इसमें आंसर की बात करें तो यहां पे पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये क्या है, गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन के 1 मिनट रुक जाइए, वेबसाइट पे ही हूं मैं। नहीं, देखिए यहां पे अगर हम आयोग के आंसर की बात करें, उसने क्या किया, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को कहा कि ये क्या है, रॉन्ग है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को आर वाले कहा ये सही है। यहां पे हम लोग अगर अपना दिमाग लगाएं, अपना तर्क लगाएं अगर, तो यहां से पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अधिकल्पन मतलब उसके डिजाइन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर वायु उतनी ही बनी रहे, अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे एशिया की बात करें और उनके अलग अलग देशों की बात करें, तो यूरोप वाले पार्ट में पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी क्या किया जाता है, छतों पे छोटे छोटे पंखे लगाए जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पंखे लगाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक मेरी हथेली है उतने बड़े बड़े पंखे, और कई हजारों की मात्रा में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको क्या किया जा रहा है, इस टाइप से उनको क्या किया जा रहा है, एक मतलब छोटे छोटे खांचों में लगा दिया छोटे छोटे पंखे, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट हो रही उसको एक जगह जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये अगर खराब भी होता है तो इस वाले को अगर हम बदल दें, खराब हो जाती है, ये बदल दिया जा सकता है, ये खराब ये बदला जा सकता है। तो ऑब्वियस है इनके डिजाइन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे अगर हम आए, इसकी बात किया जाए तो ये कितना परसेंटेज होगा ये अभी हमें क्लियर नहीं है। लेकिन आयोग ने क्या किया था, इसको गलत माना था। अब अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो कहीं कहीं लिखा होता है 50 से 55% आता है। ठीक है, कहीं कहीं अलग बुक में देखोगे तो इतना भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस पे ये आयोग ने गलत माना था, इससे एग्जैक्ट मुझको इसका आंसर नहीं मालूम है इस वाले का। तो जब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं जो आयोग ने माना हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए इनकरेक्ट है, ए करेक्ट है, वो वही समस्या है ना कि कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये आयोग ने माना हुआ, तो मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपायों को अभिज्ञात करें जिन्हें असंरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फ्रॉम डिजास्टर मिटिगेशन मेजर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द मेजर्स विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज नॉन स्ट्रक्चरल। क्या है, बांध बनाना, मतलब जब फ्लड आता है तो बांध बना देना, भूमि उपयोग क्षेत्र निर्धारित करना, बाढ़ आशंकित क्षेत्रों में घरों को ऊपर ऊंचा उठाना, बीमा कार्यक्रम बनाना मतलब तैयार करना, तूफान सुरक्षित कक्ष को मजबूत करना। इनमें से बताना है कि कौन सा क्या क्या हम कर सकते हैं। आंसर है BD, ABD, BDE या ABDE। ठीक है, अब पहले आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, फिर मैं आंसर आपको ले आता हूं। क्वेश्चन पहले ठीक से कर ले, फिर लाता हूं। चलिए बताएं जल्दी से आप लोग आंसर। देखिए याद रखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है यहां से। जब हम बात करते हैं किसका, डिजास्टर मिटिगेशन की बात करें, मिटिगेशन मतलब कम करना।
ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बात किया जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड लेवल पे कहा गया कि क्या करना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट है तो हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसके लिए आया था सेंदाई फ्रेमवर्क आया था, सेंदाई फ्रेमवर्क। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेंदाई फ्रेमवर्क का किससे संबंध है, तो सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध जो है, जो आपदाएं आती है उसका निम्नीकरण करना है, उसके लिए वैश्विक स्तर पर बैठक हुई थी, उस वैश्वीकरण से एक डॉक्यूमेंट निकला, ठीक है, उसको अलग अलग देश उसको फॉलो भी करते हैं। ये सेंदाई फ्रेमवर्क आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो यहाँ से मेरे सामने जो आंसर आ रहा है 10 का ए आ रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं। अब यहाँ से आंसर आप देख करके इस आंसर को कर सकते हो, प्लीज आप इसको बताने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ से बताने की कोशिश करें। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से कुछ बात करते हैं, जैसे जब अगर बात की जाए मिटिगेट करना है, कम करना है, तो बाढ़ तटबंध। अब आप ये बताइए, जब अगर हम बात करें नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपाय को बताइए। अब अगर नदी यहाँ पे है तो यहाँ पे तटबंध तो हमारे बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तटबंध तो ये हम क्या करते हैं, बनाते ही हैं। लेकिन हम क्या करें, जब यहाँ से अलाउ, जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ यहाँ बात कर रहा हूँ, या अगर आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें यहाँ, तो इनके जो ये वाले क्षेत्र हैं, तराइन वाले क्षेत्र हैं, हम जाकर यहीं ही बस जाएं, घर बनाएं, तो क्या तटबंध हम क्या यहाँ तक ले जाएंगे, क्या तटबंध हम पूरा अपना इसका फिर से यहाँ तक रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो नदी क्या करेगी, नदी अपना बाढ़ तो लाएगी ही लाएगी। तो यहाँ से केवल यही नहीं करना है, इसके अलावा जो इसमें, इसके अलावा आपको क्या करना है, नदी की जो इसमें मिट्टी भराव होती है उसको कम करना है। उसके अलावा जो प्रदूषण टाउन एरिया से बहते हैं और इसमें जाकर के इसको बंद कर देते, मतलब इसको छिछला कर देते हैं, उसकी वजह से बाढ़ आता है, चाहे भले आप तटबंध बनाए रखिए, ठीक है। तो ये केवल यहाँ पे ये मिटिगेट नहीं होगा। और किस पे आए, भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारित करना। जब आप अगर क्या करोगे, भारत सरकार की डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ रहे होगे, और भारत सरकार में ने यहाँ भी बताती है भारत सरकार कि आप क्या करें, जब घर का निर्माण कर रहे होते हो, तो घर का निर्माण करते हैं, तो हम सबको पता होता है यहाँ से क्या करती है सरकार, इसको इस पे भारत वाले एरिया को कई जोन में इसने क्या कर रखा है, बांट रखा है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रखा है, इसको बांट रखा है। और एक यहाँ से क्या सरकार कहती है कि क्या है, भूकंप कहाँ कैसे आते हैं उन क्षेत्रों के बारे में बताता है। ये क्षेत्र अगर आप देखोगे जो कि हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आता है, इस वाले क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो इसमें भी भूकंप, जैसे यहाँ पे चले जाएं तो जो रन ऑफ कच्छ वाला है, गुजरात वाला पार्ट, यहाँ भूकंप अधिक आते हैं। और इसी तरह से आप मध्य भारत की बात करें तो यहाँ भूकंप कम आता है। यहाँ अगर दक्षिण भारत की बात करें, यहाँ भूकंप एकदम कम आता है। तो इन सब क्षेत्रों में जब आप जमीन खरीद रहे होगे तो भूमि का उपयोग आप कैसे कर रहे होगे, ऐसा भी सरकार नहीं करेगी कि जो तटीय क्षेत्र है आपको भूमि यहाँ प्रोवाइड कर देगी, या आप जाके पहाड़ों पे ही घर बनाना स्टार्ट कर दोगे, या जंगल में आप जाके करोगे। तो यहाँ पे जो भूमि उपयोग है इसमें भी क्या करती है, निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब फिर क्या है, बाढ़ आंशिक क्षेत्रों में घरों को ऊंचा उठाना, रेजिंग। अब ये बताओ, अब कितना ऊंचा, गंगा जी के तटे पे चले जाओ और वहां पे मान लिया खंबे लगा करके हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अगर सब लोग घर बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्षरित होना स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब वो एरिया क्या होगा, क्षरण होगा उसका। तो यहाँ पे सी वाला हम नहीं लेंगे। बीमा कार्यक्रम स्टार्ट करना या तूफानी सुरक्षित कच्छ को मजबूत करना, यहाँ वाले अगर हम बात करें, ठीक है, इस वाले पार्ट की, तो बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है, बैरक बना सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा कोशिश ये करते हैं जब चक्रवात आते हैं, जो चक्रवात वाले एरिया में इसके अलावा अलग अलग हम कार्य करते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग कार्य करते हैं। जहां पे तूफान आते हैं, मैक्सिमम तूफान आते हैं, वहां हम बस्तियां नहीं बसाते हैं, ठीक है। अब जैसे रेगिस्तान में हमको बचना है, पानी चाहिए, तो अब रेगिस्तान थोड़ी घर बसाने जाएंगे आपका, ठीक है, तो ये नहीं लेते। हाँ, यहाँ सरकार क्या करती है, बीमा कार्यक्रम आगे बढ़ाती। जैसे आपने क्या किया, कोविड टाइम में देखा होगा बीमा कंपनियां नाटक कर रही थी पैसा देने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या किया, ये फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसने कहा कि बीमा आदमी इसीलिए करवाता है। तो सरकार ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां जो तटीय क्षेत्र है, जहां चक्रवात अधिक आते हैं, यहाँ पे अगर जान माल की हानि होती तो बीमा होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र, इन सब में अगर यहाँ पे भूकंप आते, यहाँ जान माल की हानि होती है, तो इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों क्या करेगी, बीमा
बीमा देगी और उसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो अपना जो आंसर यहाँ पे बेस्ट आंसर आएगा वो कौन सा है, यहाँ से ये केवल बी और डी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वीओसी जिसको हम बोलते हैं, या वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इसमें क्या है, क्लोरीन की मात्रा है। थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जित एमिशन फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, फिर है अर्बन वेस्ट का दहन, फिर है नाइट्रोजन समष्टीकरण उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। इसमें से बताना है कौन सा होगा। कि आप, आई होप कि आप सब इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इस लेक्चर को बाद में देख रहे होंगे, प्लीज आप लोग अपने कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है, कमेंट्स करिएगा, और हो सके तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोग को ना पता हो तो ये अपना 7th पार्ट चल रहा है, 7 पार्ट क्वेश्चन का, आप जाकर के इसके 6 पार्ट भी बाकी आप देख सकते हो। इसी टीचर्स अकेडमी पे 5 बजे से यहाँ पे मैराथन क्लास चलती है हर सैटरडे को, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन डिटेल से आपको पढ़ना है तो यहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लेकर के भी अपना प्रोग्राम 10 मिनट पूरी खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलें बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर। 11 का आंसर मेरे पास अभी जो लोगों ने दिया है, रुचि ने दिया है, इसका आंसर ACD। और बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से आप लोग बताइए भाई जल्दी से। देखिए ध्यान रखिएगा, अब जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो पढ़ लेगा उसका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। ठीक, जब हम बात करें वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें जो क्लोरीन है जिसको हमने क्या कहा था, एक तो हमने CFC पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी कौन सा क्लोरीन क्या करती है, ये ओजोन लेयर से क्या करती, रिएक्ट करके इसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करती है। तो वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन नुकसान पहुंचाता है। थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन, अब थर्मल पावर प्लांटों से हम जानते हैं कि यहाँ पे कोयला जलाया जाता है, और कोयले जलाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, और जब ये जब पानी से मिलते हैं, जब बादल से मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन बनाएगा। ठीक है, H2O से मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एसिड, और इससे क्या बनेगा, एसिड रेन। तो यहाँ पे देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट तो बी तो है नहीं, अब बी नहीं है तो बी कट कर दो, बी नहीं है तो बी कट कर दो, बी नहीं है तो इसमें है नहीं, यहाँ पे AD है और एक क्या है, ACD है, और डी वाला दोनों में है, A वाला दोनों में है, C वाला चेक कर लेते हैं। अर्बन वेस्टेज, अब अर्बन वेस्टेज, कॉम्बक्शन ऑफ अर्बन वेस्टेज, अब हम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या, इससे हम लोगों ने, आप अगर देखें अर्बन वेस्ट का दहन जब करते हो, अब ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पीछे ले जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। जब अर्बन वेस्ट में हम आए थे तो यहां से इस वाले क्वेश्चन पे देखें, कहां गए, इसमें नहीं, पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको, यहां पे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, जिसको हम PCBs बोलते हैं, PCBs अगर वहां पे होता तब आंसर सही हो जाता, लेकिन हम यहां पे बात करें इन वाले इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, और ऐसे ही क्या करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको अच्छे से आएगी। ठीक, यहां से देखें तो क्या है, अर्बन वेस्टेज, तो वहां PCBs होंगी, ना कि जाके ओजोन को क्या करेगी, क्षरित करना स्टार्ट करेगी। लेकिन नाइट्रोजन के उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो जैसा क्लोरीन करती है ना, यहाँ पे अपना यहां से ये खेल करती है, वैसा ही क्या करती है, नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड्स हैं, वो क्या, यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड को छोड़ करके कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो कि क्या करते हैं, NO2 जिसकी बात किया जाए, ये सब क्या करते हैं, ओजोन के साथ ये भी प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नाइट्रोजन समिश्र जो उर्वरक होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के साथ, पानी होता है, और जैसे किसान ने डाल दिया, पानी के साथ वाष्पित होकर पहुंचते वायुमंडल में, और वायुमंडल से फिर अगर ये ओजोन लेयर तक अगर पहुंचते हैं तो उसको भी नुकसान करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है ये डी वाला भी होगा, और सी वाला मैंने बताया कि अर्बन वेस्टेज से PCBs बनती है, ना कि ये, तो सी वाला गलत होगा, अपना आंसर क्या होगा, यहाँ से दूसरा वाला होगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संबंध हो। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों संबंध नहीं है, जल्दी से आप बताइए। ठीक है, जब आपको ये 8 लक्ष्य अगर याद होंगे डियर स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल कर लेंगे। इसमें से अगर हम सीसी मितुदर की बात करें तो सीसी मितुदर उसमें थी, पर्यावरण समस्थनीयता इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो ये भी इसमें था, प्राथमिक शिक्षा की बात करें ये भी उसमें अवेलेबल है, लेकिन मानव या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी होगा। इसमें अगर पुट वाले क्वेश्चन बनाए जाए तो इसमें भी ऑप्शन ए ऑप्शन बी किया जा सकता है। इसको मैंने जल्दी सॉल्व इसलिए करवा दिया क्योंकि इसको आपको हो सकता है ये पता हो, नहीं पता है तो आप 8 जो लक्ष्य है उसको सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा गूगल पे, आप पढ़ लीजिएगा या मेरा वेट करिए मैं पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रति व्यक्ति के लिए पूछा गया है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। योगदान देने वाले देशों का अवरोही क्रम की पूछा है। ठीक है, अवरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। ठीक है, आइडेंटिफाई इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किसमें पूछना है आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। फिर से वही देश है आपके सामने जिसमें भारत है, चीन है, संयुक्त अमेरिका है एंड जापान है। ठीक है, बताइए भाई कौन सा होगा। प्रति व्यक्ति पूछा है। जब हम यहां चले आए डियर स्टूडेंट, दोनों में कंपेयर करिए। ठीक है, भारत देश की जनसंख्या, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है तो सबसे पीछे होंगे ये लोग। ठीक, इसमें चले आइए, यहाँ पे इसमें चले आइए। इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब में कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, एमिशन सबसे अधिक करता है और सबसे ज़्यादा नौटंकी यही करता है। ठीक है, बात करने के लिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग फला चीज़ें, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प थे इससे हट गए थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल फिर इसके बाद चले आए जापान जिसकी जनसंख्या यहाँ से, फिर इसके बाद अगर देखा जाए इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे, जब तक इसकी पॉपुलेशन भारत की इससे कम थी तब तक ये आगे था। अब जब डेटा चेंज होगा तो ये आगे हो जाएगा भारत देश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी, फिर इसके बाद ए। तो आयोग ने आंसर जो माने हैं वो ये माने हैं। ठीक है, अपने हिसाब से वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ये जो आयोग है, जो रिपोर्ट है वही कहती है। यहां से आइए सॉरी, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब इसमें से एक एसेशन है, दूसरा रीजन है। ए है, समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की वरीयता दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, इसका कारण कह रहा है बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। क्या ये बात सही है, आप इसको देख करके जल्दी से बताइए। 14th वाले में आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। बताइए भाई जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर आप सब दे पा रहे होंगे। यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समकालीन पर्यावरणीय चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की वरीयता दी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हाँ बिल्कुल दिया जा रहा है। ठीक है, दिया क्यों जा रहा है, इसका कारण है बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। क्या कम पूंजी लगती है, इस वजह से दे रहे हैं। क्या कम पूंजी लगती, बात तो सही है कि भाई इसमें जो पावर प्लांट है उसमें कम पूंजी लग रही, बिल्कुल सही बात है। क्या इसका सही कारण है, तो नहीं, इसका सही कारण नहीं होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट की बात किया जाए, ए स्टेटमेंट क्या है, सही है। आर की बात करें, सही है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अब यहां से सुनते हैं क्यों। आइए, जब देखा जाए ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैंने अभी भारत का एक मैप बनाया था आप सबके सामने। यहां से जब अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश के इन सब पार्ट में चाहे आप हिमालय पर्वत की बात करें, इस वाले पार्ट में यहाँ पे हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत से इस वाले पार्ट की बात करें तो ये है उत्तराखंड वाला पार्ट है। यहाँ से नदी आती है गंगा नदी, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर पे आपने देखा होगा बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ की बात की जाए दामोदर नदी है, यहाँ पे भी बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करोगे आप सतलज नदी है, यहाँ पे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। लेकिन इधर चले आइए नॉर्थ ईस्ट में जब आप चले जाओगे, जिसमें अगर हम देखें तो एक प्रदेश है जिसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से पहाड़ियाँ अलग अलग सीरीज में बनी हैं। अब यहाँ से ऑलरेडी रिवर्स आती हैं, अब इनकी ऊंचाई काफी ऊंचाई से गिरती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे रिवर्स जो आ रही हैं, अगर इनका इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे पावर प्लांट लगा करके इनका भी इस्तेमाल बिजली उत्पादन में हम कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, इन पे अगर हम यहाँ पे बृहद नदियाँ नहीं हैं, ब्रह्मपुत्र के अलावा बृहद नदियाँ अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वाटर सोर्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी यहाँ पे हिम जो पर्वतों पर जो बर्फ जमा होती है, यहाँ पे इस साइड ऐसा नहीं होता है। बर्फ जो जमा होते इधर होता है। यहाँ पे साल भर वर्षा पानी बना रहता है और बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती, लेकिन इधर से इधर ऐसा नहीं है। इसलिए छोटे पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, ना कि कम खर्च के कारण। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें जो उत्तर होगा आपका, तो यहाँ पे ए सही है, आर सही है, लेकिन इस पर इस वजह से वरीयता दी जा रही वो गलत है। ठीक है, चले। तो यहाँ से देखा जाए तो आंसर आपको क्या होना चाहिए, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ए एंड आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा आंसर, बी वाला होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक क्या है। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब क्या करिएगा, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण में अगर जाइएगा तो यहाँ पे शोर की मात्रा डीबी में कितना होना चाहिए, क्षेत्र कौन सा है, एक बार आप लोग इसको देखिएगा, गूगल करके खुद से पढ़िएगा, इसको नोट करिएगा। इसका आंसर मैं फिलहाल बताऊंगा, बोथ राइट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जल्दी से बताइए आप सब इसका आंसर। देखिए, जब अगर डी स्टूडेंट्स हम यहां बात कर रहे होते हैं, भारत में आवासीय क्षेत्र पूछा है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र एक ये तो है आवास की बात किया जाए, आप अगर जहां पे रूम लेते होगे पढ़ने के लिए, रहने के लिए, तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पे आप शांति पसंद करते हैं, यहाँ से क्या करना है आपको, 55 dB तक जाना है। रात्रि में भी शांति बनी रहे, गाड़ी वाड़ी कम चले, तो रात्रि में कितना होना चाहिए, इसमें यहाँ पे 45 dB होना चाहिए। जब अगर आप हॉस्पिटल इन सब के एरिया की बात करें, जहाँ स्कूल खुला होता है, वहाँ पे इनसे कम चले जाइए, 45 dB से भी क्या करना है, नीचे चले जाइए। औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें, जहाँ पे बाजार लगते हैं, मार्केट लगते हैं, ठीक है, 65 dB के अराउंड में होता है, 60 और 65 के अराउंड में। वहीं अगर हम बात करें, जैसे चले जाइए औद्योगिक क्षेत्र में, और जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही होती हैं, वो 75 dB से ज़्यादा होती है, रात्रि में 70 dB तक होती है। इसकी एक लिस्ट बनती है, आप उसको बना कर देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलें, तो आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला, ये तो क्वेश्चन उसमें से दे दिया बंदे ने। ठीक है, चलो आप लोग देखना इसका क्वेश्चन बाद में। यहाँ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेक्सस। तो अब इसका मैं आंसर अगर दूं तो यहाँ पे भी कह दूं टेक्सस होगा, ये नहीं होगा। कंप्यूटर विजन ऑब्वियस होगा, मशीन लर्निंग बिल्कुल होती है, डीप लर्निंग होती है। ठीक है, डीप माइनिंग मतलब क्या, डीप माइनिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो, अब देखो मैं कंप्यूटर साइंस का खुद स्टूडेंट हूँ, चाहो तो मैं आपको पढ़ा डालूँ। ठीक है, डीप माइनिंग मतलब ये हुआ कि अगर क्या है, जो कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे बिटकॉइन की बात किया जाए, वो अलग अलग जगह बिखरी अगर हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसको एक करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप तक भेज देता है। ठीक इसी का एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जब आप अमेजन या यूट्यूब जब आप सर्च करते होंगे, जो आप सर्च करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वही प्रोवाइड करता है। अब अगर आपने सर्च किया, जैसे अगर आप लड़की हैं, अगर आपने अमेजन पे सर्च किया, मान लिया जाए गर्ल्स के लिए कपड़े,
लिपस्टिक, बाली, नाक के लिए कुछ और अपने फेस के लिए कुछ, तो उसको पता चल गया हो ना हो ये लड़की है। अब अगर मान लीजिए मेल फीमेल, फीमेल पता चल गया उसको, अब आपने सर्च क्या क्या किया तो उसको पता चल जाएगा कि आप शादीशुदा हो कि नहीं हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि शादीशुदा जो होगी उसके गहने, उसके पहनावे कुछ अलग होंगे, और जो अनमैरिड होगी उसके पहनावे अलग होंगे। उसमें भी फिर वो क्या करता है, एज डिफाइन कर लेता है। वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई करता है। ठीक है, कंप्यूटर विजन यहां से देखा जाए, विजन में, कंप्यूटर विजन में अलग अलग जो स्तर है, मतलब कि जिसको पीढ़ियां आप कहते हैं। ठीक है, उनमें अगर आप देखो तो कैसे कैसे हम भविष्य में कौन से कंप्यूटर किस तरह के बना सकते हैं। इसी में एक आता है क्वांटम कंप्यूटिंग का आता है। डीप लर्निंग का मतलब यहाँ बता चुका, लेकिन टेक्सस क्या है, टेक्सस या टेक्स्ट जो आप टाइप करते हो नॉर्मली, ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, एडिकेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ एंड जलवायु परिवर्तन संबंधित समाधान करना, फिर इसके लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें से कौन सा होगा, बिल्कुल बताइए आप सब। नहीं, मैं सेकेंड पेपर नहीं पढ़ाता हूं। सेकेंड पेपर में क्या, प्रिया श्रीवास्तव जी? बताइए प्रिया श्रीवास्तव जी, सेकेंड पेपर में कौन सा क्या पढ़ना है आपको? यहां की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर बात करें तो इस वाले में यहां पे हमने पर सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये नहीं है, ये एमडीजीज के अंतर्गत, यहां पे एमडीजीज के अंतर्गत ये नहीं लाया गया था। ये जो लाया गया एसडीजीज के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, एसडीजीज के अंतर्गत ये लाया गया, और उसमें भी किसमें, 7 नंबर में लाया गया। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा। ठीक, याद रखिए, बाकी सब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अच्छा इसमें तो अच्छा अलग अलग है, कौन कौन से हैं? तो भैया कौन सा होगा, ए बी सी डी, तीन चारों होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये होगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम को पहचानिए। आरोही क्रम का मतलब यहां से पहले ही बता चुका, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कल ये क्वेश्चन क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। अब जो बंदा कल पढ़ा होगा डेफिनेटली इसका आंसर कर लेगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखते भाई इसका कौन बता पाता है। इन सब की अगर बात करें, सबसे सड़ा हुआ कौन जलेगा? मेथेन CH4 है, गैस है, गैस सबसे अच्छा जलेगा। प्राकृतिक वसा और तेल है, ये क्या है, लिक्विड टाइप का है। ठीक है, लिक्विड है। ड्राई वुड और यहाँ ग्रीन वुड। अब आप सब बुद्धिमान हो गए कि ग्रीन वुड और ड्राई वुड में कौन अच्छा जलता होगा, तो अच्छा जलेगा ये, और ये खराब जलता होगा, तो ग्रीन वुड क्या होगा सबसे आगे, तो डी वाला सबसे आगे, डी वाला सबसे आगे। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे शुष्क कास्ट की बात किया जाए, तो शुष्क कास्ट में दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों में आंसर होगा, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्राकृतिक वसा, लिक्विड है ये। तेल घी होगा, पहले पिघलेगा फिर वो जलेगा, जलेगा, ठीक है, और उतनी मात्रा नहीं जल पाएगा जितना अच्छे से गैस जलता है। फिर मेथेन क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा, और फिर बी वाला क्या होगा, बीच में होगा। ये आंसर होगा। कल पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि लिक्विड होगा, गैस होगा, और इस तरह से इसका कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ कोयला, अगर इन दोनों की जगह कोयला दिया होता, कोयला अगर दिया होता पीट कोयला, और एक दिया होता बिट्यूमिनस कोयला, तो याद कर लीजिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, जो ए से नाम होगा वो बेहतर जलता है। एक होता है बिट्यूमिनस, ये उसके बाद थोड़ा सा कम जलता है। फिर इसके बाद यहाँ से आता है लिग्नाइट कोयला, जो इससे कम जलता है। पीट कोयला जो सबसे सड़ा हुआ है। जब अल्फाबेट के हिसाब से आप चलोगे ABLT,
तो ए वाला सबसे अच्छा, बी वाला उससे कम, फिर एल वाला उससे कम, और पी वाला सबसे कम। इन दोनों में अगर यहाँ पे एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ब्यूटामास, पीट ये दिया होता तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, यहां से बताना जैविक ऑक्सीजन की मांग बीओडी की काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या है? एनॉर्बिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं। तो इसमें से बताना है एसर्शन और रीजन में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इसको बताना है आपको। मैंने पहले पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ रखा है तो इससे क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका मतलब अपने से पढ़े होगा, अच्छी बात है, लेकिन गलत कर ले जाएंगे। पढ़ा होगा गलत नहीं होगा। 20 का ए बता रहे हैं, 20 का ए बी। अब यहां से देख ले ए क्या है, ए आर दोनों सही है। ए की व्याख्या करता है भाई, बाकी ए आर दोनों व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर सही है, ये इसमें से ये सब देख रहे हैं आप। तो 20 का सी भी कुछ लोगों ने दिया हुआ है। 20 का सी क्या है? 20 का सी है कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और जिन लोगों ने यहाँ पे सी आंसर किया है मैं उनको कंग्रेचुलेसन बोलता हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ए सही परंतु आर सही नहीं है। क्यों? जब आप मुझसे पढ़े होंगे तो आप याद करिए कि अगर इस तरह से नदी या झील है, उसमें कार्बनिक पदार्थ अगर मिलकर रखा हुआ है और बाहर से आने वाले जो मटेरियल अगर मिलते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर इन्हीं के जो मटेरियल होंगे इसमें बीओडी क्या होगा? बीओडी की मांग होती है। बाहर से आके मटेरियल उनको सड़ाने गलाने की बात करेंगे तो उसमें शैवाल को सीओडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी और यहाँ से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी की काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों का दुर्गंध आती है। अब दुर्गंध आती क्या? उसकी वजह से ये एनॉर्बिक बैक्टीरियाज, इसकी बात की क्या, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालते हैं क्या? बिल्कुल, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं क्या? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। तो ये वाला तो सीधे सीधे क्या होगा? गलत हो जाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे गलत है। बदबू कारण कुछ और होते हैं ना कि ये होते हैं कारण। ठीक है, ये कारण नहीं होते हैं, पहले ही बता चुका, पढ़ाया है मैंने सीओडी या बीओडी कॉन्सेप्ट। और ये जो सल्फर और इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं सीधे सीधे हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? जब आप कोयला जलाओगे या तो आप क्या करोगे, जो पेट्रोलियम है इन सब का प्योरीफाई करोगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिलेंगे। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर कौन सा अपना? ये थर्ड। आगे है, अधिक खतरनाक अपशिष्टों में शामिल हो सकते हैं। हाई हैजर्डस वेस्टेज में भी कंटेन पैंथोजेंस हो गए, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट हो गए, प्रतिक्रियात्मक पदार्थ नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, संचारात्मक पदार्थ हो गए कोरेसिव सब्सटेंसेस। इसमें बताना है कौन सा होगा। आप प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया ही ना करे, तो आपको जो प्रतिक्रिया ना करे बाकी आप समझदार हैं। बताएं जल्दी से। जब आप किसी पर चीखो, चिल्लाओ, मारो, थपड़ियाओ, कुछ भी करो, पर आपको कुछ बोलबे ना करे, जब बोले ही ना तो आप प्रतिक्रिया कर रहा है, तो खतरनाक वो हो ही नहीं सकता। तो जब खतरनाक ये होगा ही नहीं तो फिर सीधे सीधे कट कर दो। खतरनाक होगा नहीं, सी वाला आंसर हटा दो, सी वाला हटा दो। ठीक है, सी वाला हटा दो। यहाँ बचा है कौन सा? अब यहाँ और नहीं लिखा है उस बंदे ने, ठीक है, नहीं तो यहाँ भी सी हो जाता, ये भी कट जाता। अब बी डी, अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बी डी है क्योंकि ये तो पैंथोजेंस होते ही हैं, पैंथोजेंस होते ही हैं, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होता ही है, तो ए बी तो मैच कर गया। संचारात्मक पदार्थ जो कोरेसी होते हैं, कोरेसी मतलब क्या करते हैं? कोरेजन करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे तेजाब है, तेजाब को क्या करो, आपके अगर इस पे गिर जाएगा तो ये क्या करेगा? तो कोरेज करेगा, मतलब जलाएगा, उस पर लेयर हटा देगा। ऐसे ही कोरेसिव पदार्थ जो होते हैं वो अगर जमीन पे गिरते हैं, जमीन पे किसी पदार्थ पे गिरते हैं तो उसको भी क्या करता है? हटा देगा। ठीक है, कोरेसिव पदार्थ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तेजाब का। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ भी होंगे, कोरेसिव पदार्थ ये भी आएगा। तो ये सब में देखें तो ये अपशिष्ट क्या होते हैं? अधिक खतरनाक होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर मिट्टी में अगर मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, मिट्टी की उर्वरता भी क्या करेगा? घटा देगा। ठीक है, ह्यूमन
पानी मिल जाए तो उस पर जैसे खाद रसायन होते हैं जो किसान यूज करते हैं वो केरोसिन पदार्थों में आएंगे। ठीक, तो यहाँ तीनों होंगे ए बी एंड डी। तो आंसर क्या होगा अपना, यहाँ से डी होगा आंसर में यहाँ पे। ठीक है, ए बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्रति वर्ष मिलियन टन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव के क्रिया का योगदान अधिक है? इनमें से किसमें मानव सबसे अधिक योगदान दे के रखा हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे तो कर ले जाओगे। इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बताएं आप सब। सॉरी, देखिए जब हम बात करें भारत की, आप सब जानते हैं कि गुलाम रहा है इसका, अंग्रेजों का। यहाँ संसाधन संसाधन इनको मिले, पैसे कमाए, पैसे कहाँ भेज दिए गए, इंग्लैंड। वहाँ पे क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण में क्या किया गया, पेड़ पौधों काटा गया, पेड़ पौधों काट करके क्या किया गया, पेड़ पौधों काटे, इंडस्ट्री के लिए एनर्जी चाहिए ना, या तो फिर कोयले का इस्तेमाल किया गया, और जो कोयला आप जलाओगे सल्फर के ऑक्साइड्स। और अभी हमने देखा कि औद्योगिकरण हुआ है 200 से 300 साल पहले, इसने पहले, और फिर इसके बाद ये औद्योगिकरण स्टार्ट किए तो अमेरिका, कहाँ से, यूरोप, यूरोप से अमेरिका, फिर इसके बाद एशिया, इन सब पार्ट में आज भी हम कोयले पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो इन सब में जब आप कंपेयर करोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड में, तो यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड्स आपको सबसे अधिक मिलेंगे, इसमें इसके योगदान सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबको यहाँ पे ये लगने लगता है, सबको यहाँ पे ये आंसर लगता है यही वाला बढ़िया तो है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, करिएगा। ये टाइपिस्ट को मैंने नंबर भी लिख के दिए तब भी जबरदस्ती यही दूसरे क्वेश्चन डाला है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहते हैं। नदियों की अपेक्षा झीलों को के प्रदूषण होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा है झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। इसमें से बताना है कौन सा होगा। अब ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, कर ही लोगे आप। देखिए जब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि भाई नदी का जब जल प्रवाहित हो रहा है वो जा करके वो जाके कहाँ मिलेगा, समुद्र मिलेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिकांश संभावना होती है। तो नदियां भी प्रदूषित होती है मानव की वजह से, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग जो कंपनियां हैं या टाउन्स हैं वो एरिया से यहाँ पे प्रदूषण मिलते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों को ऐसे कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस है जो झील है, झील का जो जल है वो यहाँ पे बरकरार रहता है, और इसमें अगर देखें तो ये। लेकिन समस्या क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्या ये इसका कारण है? नहीं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, दोनों के स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, यही समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए आर बोथ आर करेक्ट, बट दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित में से न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आए हैं अलग अलग एग्जाम में। इसको करके बताइए जल्दी से, नहीं आएगा तो मैं जरूर बताता हूं।
बताइए भाई जल्दी से। देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप सब इसमें, यूरेनियम 235, इसका इस्तेमाल हम नाभिकीय विखंडन ऊर्जा के रूप में करते हैं, यूरेनियम 235 का। ठीक है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 233 कहाँ से बनता है? तो ये आपको याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था, थोरियम पढ़ाया था, जो कि भारत देश के यहाँ से मोनाजाइट वालों में मिलता है। थोरियम होता है 292, इसको कन्वर्ट हम किस में करते हैं? यूरेनियम 233 में करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 233 में करते हैं। तो ये भी क्या होता है, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ से थोरियम की बात करें, तो थोरियम को मैंने आप सबको बताया था कि थोरियम वाला डायरेक्ट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, डायरेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। यहाँ पे यूरेनियम 238 की बात करें, तो जैसा थोरियम है वैसा ही क्या है, यूरेनियम 238 है, इनएक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता है। ठीक, अब प्लूटोनियम की बात की जाए 239, ये बिल्कुल है। जब अगर बात करें जापान पर, अमेरिका ने जो बम बनाया था, ठीक है, अमेरिका ने जो विश्व युद्ध में बम बनाया था, 6 अगस्त 9 अगस्त को जा करके हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था, तो हिरोशिमा पे जो डाला था बम, वो बना था किससे? 239 से, प्लूटोनियम 239, और नागासाकी पे जो डाला था वो बना था यूरेनियम 235 से। तो ये रेडियो एक्टिव है। अब याद कैसे कर सकते हैं? याद ये कर सकते हैं कि जो प्लूटोनियम होता है वो 239 है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 9 है। जो ऑड नंबर वाले हैं, जो विषम नंबर वाले हैं, वो आप यहां से याद कर सकते हो, वो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे। लेकिन यहां पे देखिए ये इवन नंबर है और ये भी क्या है? इवन नंबर है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ये तो मैं केवल याद करने तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं रट लिए तो फिर, हाँ ठीक है, याद करने तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये होगा यहाँ पे, तो ए होगा, बी होगा और ई होगा, ए होगा, बी होगा और ई होगा। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ थोरियम के बारे में पूछा गया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित में से आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में डेसिबल डीबी में मापा जाना है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड डेसिबल डीबी, क्या लिखा है ये, पता नहीं यहाँ क्या लिखा है। टू स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी ऑफ फॉलोइंग मैग्नीट्यूड: 1 पिको प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर प्रति स्क्वायर, 1 नैनोमीटर प्रति स्क्वायर, 1 माइक्रोमीटर प्रति स्क्वायर। इसको बताना है आप सबको, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो यहाँ से ये है कि यहाँ से क्या करना है भाई, आपको ध्वनि प्रदूषण के लिए है, तो ध्वनि इम्पैक्ट इस पे कर रही है, कितने एरिया पे कर रही है, तो 1 पीको वाट। ठीक है, 1 पीको वाट, ये क्या करें? प्रति मीटर स्क्वायर पर इतना ध्वनि पड़ रही होगी। ठीक है, तब हम इसको क्या करें? डीबी में माप रहे होंगे, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल्स धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किस की उच्चतम सांद्रता अधिक हो सकती है? ठीक है, उच्चतम अधिक मात्रा हो सकती है इन पोल्यूटेंट अंडर एरिया विच ऑफ द हायर, इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फोटोकेमिकल्स स्मॉग, ओजोन, पैन, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड्स। इसमें बताना है कौन हो सकता है, जल्दी बताइए आप सब। चलो देखिए, याद रखिएगा, एक होता है वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी में आप क्या करिए? सनलाइट मिला दीजिए, सनलाइट मिला दीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा स्मॉग मिलेगा, स्मॉग बनेगा। ओजोन, ओजोन भी बनता है जिसको हानिकारक ओजोन बोलते हैं। ठीक है, हानिकारक ओजोन। लेकिन यहाँ हमसे क्या कर रहा है? प्रदूषित शहरों में क्षेत्रों फोटोकेमिकल धूम कोहरे में, फोटोकेमिकल धूम कोहरे में यहाँ पे ओजोन बनता है ना कि ओजोन होता है।
पैन यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, पिछला पैन याद करिए जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अभी कर रहे थे। ये मटेरियल्स नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन होती है, मेथेन के बिना की बात किया जाए हाइड्रोकार्बन, मिट्टी के तेल, बाकी सबको अगर जलाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होगी इसमें अधिक होती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यहाँ पे नहीं दिया होता, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए होते, तब ये भी आंसर हमारा क्या होता, सही होता। अगर यहाँ पे VOC दिया होता, ठीक है, VOC साथ में होता, क्या क्या हो सकता है, तो ये सब्सटेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, चारों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में जीवाश्म ईंधन जलने में सीमेंट के निर्माण और गैस के प्रज्वलित होने के कारण वैश्विक कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान करने वाले देशों के घटते क्रम में पहचान करिए। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है, तो इसमें बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलेंगे आने वाले टाइम में। बताना है आप सबको, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर जो डियर स्टूडेंट्स ये है, ठीक है, ये रिसर्च पे रिपोर्ट पे है, अपने आप दिमाग नहीं लगाना है। सी है चाइना, ए है सी है, फिर ए है USA, फिर बी है EU, और फिर इसके बाद क्या है रसिया। ये सब रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, तो रिपोर्ट क्वेश्चन आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक। चलो, तो ये था अपने 25 क्वेश्चन थे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन इधर उधर के थे, इसलिए 28 में लिखा होगा, 25 क्वेश्चन थे टोटल। तो ये मैंने आपको सॉल्व करवाए 2020 तक के और क्वेश्चन से। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे 2020 के क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो यहां से आई होप कि आप सबको ये जो सीरीज है अच्छी लग रही होगी, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो लोग बाद में देख रहे होंगे, ऑब्वियस है कि इससे आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, बाद में आने वाले टाइम में आपको जो सब्जेक्ट है अलग अलग टीचर्स भी यही चीज करवाएंगे। यहां पे ICT का DI का 2018 तक का पेपर सॉल्व करवाया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है पहले से भी कि हर सैटरडे को, हर शनिवार को यहाँ पे मैराथन क्लास चल रही है, और उसके अलावा ये 5 बजे चलती है। उसके अलावा 2000 यहाँ से पेपर हम सॉल्व करवा ही रहे हैं। उसके अलावा जिनको एडमिशन लेके देखना है तो 999 का ये प्रोग्राम भी आप ले सकते हो, जो कि 3 महीने का है। इस प्रोग्राम में दिसंबर का फोकस कर सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपका ज्यादा रहेगा, आप चाहे तो जून वाले तक को भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें हैं, और मेरी ओर से सूर्यांश सर की तरफ से इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा करेगा। तो मिलूंगा फिर कल मैं आपको सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, हैव अ गुड डे।